अनुवादक के गुणों पर, उसकी विशेषताओं और अर्हताओं पर जब हम विचार करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे समक्ष अनुवाद की एक विस्तृत व्यापक दुनिया पर दृष्टि जाती है। अनुवाद किसी एक अनुशासन का नहीं होता, अलग अलग अनुशासनों की सामग्री का अनुवाद अपेक्षित होता है, वांछित होता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान के विस्तार का क्षेत्र हो, आत्मा के विस्तार का क्षेत्र हो, आधुनिकीकरण का संदर्भ हो और विश्व के ज्ञानार्जन का संदर्भ हो। अनुवाद का कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं है, उसकी दुनिया एक बड़ी दुनिया है। यदि साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद की बात करें तो साहित्य की समस्त विधाओं का अनुवाद ये महत्वपूर्ण बन जाता है। चाहे पद्यात्मक रचनाओं का यानी कविता का अनुवाद हो तो कविता में भी, काव्य में भी फिर प्रबंध काव्य का अनुवाद हो, महाकाव्यात्मक रचना का अनुवाद हो, खंड काव्य का अनुवाद हो, चंपू काव्य का अनुवाद हो, मुक्तक रचनाओं का अनुवाद हो। फिर कविता के अनुवाद में वो किस प्रकार की कविता है, किस तरह की वस्तु को व्यक्त करने वाली कविता है, ये भी महत्वपूर्ण है। वो पुराकथात्मक है, वो धार्मिक ग्रंथ है, वो आध्यात्मिक रचना है, वो नीति शास्त्र परक रचना है, वो वैचारिक बिंदुओं को उद्घाटित करने वाली रचना है। ऐसे बहुत सारे संदर्भ हमारे सामने आते हैं। फिर प्राचीन कविता, मध्यकालीन कविता, फिर श्रृंगार की कविता, फिर भक्ति की कविता, फिर प्रेम की कविता, फिर प्रशस्ति की कविता, फिर शास्त्र की कविता, ऐसे न जाने कितने संदर्भ हमारे सामने आते हैं और सभी के अनुवाद की परंपरा हमें मिलती है। कहीं मूलनिष्ठ अनुवाद किया गया, कहीं भावानुवाद किया गया, कहीं शब्द प्रतिशब्द अनुवाद भी किया गया, कहीं शाब्दिक अनुवाद किया गया, कहीं विस्तारा अनुवाद किया गया, कहीं संक्षेपण अनुवाद किया गया, ये सब भी रहता है। और यदि काव्य के बाद, पद्य के बाद गद्य की तरफ चलें तो वहाँ जितनी विधाएं हैं, अगर कहानी का अनुवाद है तो उसके लिए एक अलग तरह की तकनीक और समझ चाहिए। अगर औपन्यासिक रचना का अनुवाद है तो लघु कथा है या बड़ी कहानी है, उपन्यास छोटा है या बृहत महाकाव्यात्मक उपन्यास है, फिर किस प्रकार का उपन्यास है, वो आंचलिक उपन्यास है, वो ग्रामीण उपन्यास है, वो ऐतिहासिक उपन्यास है, वो सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। ऐसे बहुत बड़ी दुनिया औपन्यासिक और कथात्मक संसार में उपलब्ध रहती है। और इसी तरह नाटक में, एकांकी में, उसकी भी अनुवाद की तकनीक, अपेक्षा, आवश्यकता भिन्न होती है। समाज में, शास्त्र में, सभी में अनुवाद होता है। समाज के अनेक संदर्भ हैं, वो चाहे पाक कला का संदर्भ हो, वो चाहे योग शास्त्र का संदर्भ हो, वो चाहे शिक्षा का संदर्भ हो, या वो फैशन डिजाइनिंग का हो, या अन्य अनेक संदर्भ जो समाज से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, रीति रिवाज हैं, पर्वोत्सव हैं, वेशभूषा है, खान पान है, इन सब में। और शास्त्रीय ग्रंथों की बात अगर करें तो शास्त्रीय संगीत हो सकता है, काव्य का शास्त्र हो सकता है, नृत्य की दुनिया हो सकती है, शास्त्रीय गायन का क्षेत्र हो सकता है। इन सब में भी हम देखें, विज्ञान में हम देखें, विज्ञान में भी अनेक शाखाएं
भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र और इसी प्रकार गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि आदि। मीडिया की दुनिया में देखें, जनसंचार माध्यमों में मुद्रित माध्यम हो या विद्युतीय माध्यम हो, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर उसके भी अंतर्गत अगर हम देखें तो विज्ञापनों का अनुवाद एक अलग अनुशासन है, समाचारों का अनुवाद एक अलग अनुशासन है, बाजार भाव की भाषा और उसका अनुवाद, खेल की भाषा और उसका अनुवाद, संपादकीय और उसका अनुवाद, शिक्षा के समाचार, संस्कृति के समाचार या विज्ञप्तियां हो, मनोरंजन की सामग्री हो, वैवाहिक विज्ञापन हो, क्रय विक्रय के विज्ञापन हो, खोने पाने के विज्ञापन हो, जीवन मरण के विज्ञापन, उन सब का अनुवाद होता है। रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, अनुबंधों के लिए, टेंडर्स के लिए, इन सब में भी अनुवाद की अपेक्षा आवश्यकता रहती है और अनुवादक को ये वैशिष्ट्य अर्जित करना होता है। इसलिए बात चाहे खेल की हो, चाहे बाजार भाव की हो, बाजार भाव की भाषा का हो, बैंकों की सामग्री का अनुवाद हो, वित्तीय और वाणिज्य क्षेत्र की सामग्री का अनुवाद हो, अर्थशास्त्र की सामग्री का अनुवाद हो, टेक्नोलॉजी और तकनीक और प्रौद्योगिकी की सामग्री का अनुवाद हो, परमाणु विज्ञान में, कंप्यूटर में, फैशन में, रसोई या किचन में, साज सज्जा में, शिक्षा में, और शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, या इसी प्रकार दूरस्थ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, इन सब में भी अनुवाद के प्रयोजन भिन्न होते हैं, उद्देश्य भिन्न होते हैं, तकनीक भिन्न होती है। मानविकी के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में, वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में, ज्योतिष शास्त्र में, इतिहास में, दर्शन में, व्यवसाय में, आयात निर्यात में, अनेक ऐसे क्षेत्र, अनुशासन और दिशा क्षेत्र हैं जिनमें अनुवाद की पैठ हो गई है। अनुवाद की प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है। अनुवादक की महत्वपूर्ण भूमिका को बार बार उद्घाटित किया जा रहा है, रेखांकित किया जा रहा है, क्योंकि विश्व के साथ यदि हम चलना चाहते हैं, अपनी पूरी भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा को विश्व तक पहुंचाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अनुवादक से बहुत सारी अपेक्षाएं, आवश्यकताएं दिखाई देती हैं। अनुवादक के लिए ये और ऐसे अनेक विषय क्षेत्र हैं जहां वह अपनी गति, अपनी अभिरुचि और अपनी पैठ बना सकता है, उसे बनानी चाहिए। क्योंकि अनुवाद करने के लिए अनुवादक को किसी एक विषय का विशेषज्ञ होना यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। उसे कभी भी किसी भी क्षेत्र और सामग्री के अनुवाद की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये अलग बात है कि वैशिष्ट्य अर्जित करने के लिए वह किसी एक विषय क्षेत्र में निरंतर अभ्यास करे, निरंतर अनुवाद करे, अपनी अभिरुचि, अपनी गति उसी में बना ले, तो फिर उसे उसी तरह की पहचान मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते भी हैं। लेकिन यदि हम किसी व्यवस्था से जुड़कर अनुवादक के रूप में, वरिष्ठ और कनिष्ठ किसी भी रूप में काम कर रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह की सामग्री के अनुवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अनुवादक को मास्टर ऑफ ऑल, यानी सभी विषयों की विशेषज्ञता अर्जित करने का प्रयत्न निरंतर करना होता है।
किसी क्षेत्र विशेष का मामला हो, अनुशासन विशेष का क्षेत्र हो, विषय विशेष की बात हो, तो उसे अगर अनुवाद की अपेक्षा है, अनुवादक से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो उसे उस क्षेत्र में साधना करते हुए यह वैशिष्ट्य अर्जित करना होता है। एकाधिक क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो आसमां में भी छेद कर सकता है। इसलिए अनुवादकों ने ऐसी अनेक रचनाओं के अनुवाद से अपनी योग्यता का परिचय दिया है। वो चाहे साहित्यिक रचना हो, तकनीकी क्षेत्र की हो, वैज्ञानिक क्षेत्र की हो, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, ऐसे भी तमाम क्षेत्र हैं, परमाणु का क्षेत्र हो, उनमें भी रचनाओं के अनुवाद हुए। इसलिए आज अनुवाद के साथ साथ अनुवादक का महत्व निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि अनुवादक से अपेक्षाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जन्म से मृत्यु तक अनुवाद के बिना या अनुवादक के बिना अब कार्य नहीं चल पाता। हर व्यक्ति हर भाषा का ज्ञाता और विशेषज्ञ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति चाहकर 2, 4, 6, 10 भाषाएं सीख सकता है, लेकिन दुनिया की हर भाषा का ज्ञानार्जन तो संभव नहीं होता। इसलिए अनुवादक से ये अपेक्षाएं होती हैं। अब वो अलग प्रश्न है कि वो किन 2 भाषाओं में अनुवाद करने की कला में सिद्धस्त है, स्वदेशी या विदेशी, भारतीय भाषाओं से भारतीय भाषा में। इस तरह से हम अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं कि हमें चाइनीज़ से हिंदी में अनुवाद कराना है, तो हम उस तरह के विशेषज्ञ को खोजते हैं। हमें जापानी भाषा से हिंदी में कराना है या हिंदी से जापानी भाषा में कराना है, हमें रूसी भाषा से, फ्रेंच भाषा से, जर्मनी भाषा से, किसी भी भाषा से भारतीय या विदेशी भाषा में अनुवाद कराना है, तो उस 2 भाषाओं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की दृष्टि से दोनों पर जिसका अधिकार है, जिसका अभ्यास है, उसी के पास, उसी की शरण में फिर हमें जाना भी होता है। इसलिए देश विदेश में बहुभाषिकता या द्विभाषिकता से चलने वाले इस रोचक कार्य की उपादेयता असंदिग्ध है। चाहे मामला किसी कार्यालय का हो, किसी व्यवस्था और संस्था का हो, किसी अनुवाद करने वाली एजेंसी का हो, फ्रीलांस ट्रांसलेशन करने वाले अनुवादकों का हो, और यदि अनुवाद को एक व्यवसाय की तरह, एक कला की तरह, एक विज्ञान की तरह, एक तकनीक की तरह उपयोग करने का संदर्भ हो, निश्चित रूप से जीवन यापन के लिए एक बहुत सशक्त साधन अनुवाद आज बन गया है। बहुत से अनुवादक इस प्रकार के हैं जो प्रकाशकों के लिए, जो शैक्षिक संस्थाओं के लिए, जो सरकारी गैर सरकारी अकादमिक जो संस्थान हैं उनके लिए काम करते हैं। अच्छे अनुवादकों की, आदर्श अनुवादकों की मांग लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब अनुवादक को अनुवाद करने का यश, उसकी कीर्ति, उसका क्रेडिट उसको दिया जाता है। और रचना पर यदि अनुवादक का नाम छपता है तो निश्चित रूप से अब वो श्रम भी करता है, साधना भी करता है, और फिर भावी भविष्य के अपने व्यवसाय को देखकर आगे की जो लाइन ऑफ एक्शन है, आगे की जो गतिविधियां हैं, उनका सुनिश्चय भी करता है। इसीलिए अनुवादक को अपेक्षित अर्हताओं की पूर्ति करनी ही होती है, और यह अपेक्षित अर्हताएं अनुशासन सापेक्ष होती हैं, संदर्भ सापेक्ष होती हैं और अपेक्षा सापेक्ष भी होती हैं। अनुवाद सिनेमा के लिए करना है, सिनेमा के संवादों के लिए करना है, विज्ञापनों के लिए करना है, बाजार भाव की भाषा के लिए करना है, किसी उत्पाद के
विक्रय को बढ़ाने की दृष्टि से करना है तो उसी तरह से फिर उसके जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित होते हैं। इसलिए अनुवादक से जो अपेक्षित गुण हैं, जो अपेक्षित योग्यताएं हैं, उनको हासिल करने के लिए, अर्जित करने के लिए अनुवादक को मेहनत तो करनी पड़ती है, श्रम और साधना तो करना ही पड़ता है। यही कारण है कि अनुवादक को यदि श्रेष्ठ और आदर्श अनुवादक बनना है तो इस क्षेत्र में उसे अपना लोहा मनवाना होगा। उसे ये स्थापित करना होगा कि वह इस विषय विशेष में, इस विषय क्षेत्र में श्रेष्ठ अनुवादक है, वो बाकी सबसे अच्छा अनुवाद कर सकता है। इसलिए उसे जिन गुणों को आत्मसात करना होता है उन्हें अर्जित भी करना होता है, उन्हें अर्जित करने की आवश्यकता पर बल भी देना होता है। ऐसे में अनुवादक से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। इन्हीं को हम आदर्श अनुवादक का गुण या उसकी योग्यताएं इस रूप में देखते भी हैं। इन गुणों और योग्यताओं पर यदि हम दृष्टि डालें तो पहली विशेषता, पहली योग्यता हमारे सामने आती है, अनुवादक को अद्यतन और अधुनातन खोजों से अवगत होना चाहिए। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या नई उपलब्धियां आ रही हैं, किसी भी क्षेत्र में उसके लिए उसे एक तरह से अपडेट रहना पड़ता है, रहना चाहिए। वो संचार माध्यमों से अर्जित करे, मुद्रित माध्यमों से अर्जित करे, कंप्यूटर से, इंटरनेट से जुड़े, जो भी दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए उपलब्धियां हो रही हैं, जानकारियां हासिल की जा रही हैं, उन सब का ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। और इसके लिए वही ज़रूरी है, अध्ययनशील हो, भाषा के मर्म को समझे, विषय वस्तु की अवधारणा से अपने को जोड़े, अवगत हो, वह सतत अध्ययनशील हो, समसामयिक जानकारियों से और सूचना तंत्र के माध्यम से जहाँ कहीं भी जो कुछ भी उपलब्ध हो, हासिल हो, संभव हो, उससे जुड़ना चाहिए। उसे जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जागरूकता अनुवादक की सफलता का मूल मंत्र है। अनुवादक को यह शोभा नहीं देता कि यह मेरा फील्ड नहीं है, मेरा क्षेत्र नहीं है, यह मैं नहीं जानता हूँ, या इसका अनुवाद मैंने नहीं किया है। कुछ भी हम माँ के पेट से, उदर से सीख कर नहीं आते। इसलिए जागरूकता अनुवादक का, उसकी सफलता का मूल मंत्र है। दूसरी विशेषता, अनुवादक को स्रोत भाषा की प्रकृति, व्याकरणिक व्यवस्था, उसकी शैली और उसकी अनुप्रयोगात्मकता, इनका आधिकारिक ज्ञान भी होना चाहिए। यानी एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग की समझ। इसीलिए भाषा विज्ञान को हम अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के रूप में भी देखते हैं। तो जो सोर्स लैंग्वेज है, स्रोत भाषा है, उसकी प्रकृति का बोध उसे जुटाना चाहिए, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था से अवगत होना चाहिए, उसकी शैली और उसके प्रयोग को उसे समझना चाहिए, आधिकारिक रूप से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तीसरा गुण है, अनुवादक को धैर्यवान होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, अथक भाषा साधक होना चाहिए। भाषा का ऐसा साधक जो कभी थके नहीं, जो एक जिज्ञासुपन उसके मनोमस्तिष्क में हमेशा रहना चाहिए, विद्यमान रहना चाहिए। नया नया अर्जित करने, सीखने की ललक उसके मनोमस्तिष्क में होनी चाहिए। अनुवाद को थैंकलेस जॉब नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें मुझे क्या लाभ होगा, मैं इतना श्रम क्यों करूं, मैं इतनी साधना क्यों करूं, इसका क्रेडिट तो मूल रचना और रचनाकार को मिलेगा, ऐसा कुछ लोग सोच लेते। तो अनुवाद थैंकलेस जॉब नहीं है।
इसलिए अनुवादक को चाहिए कि वह जनहित, परहित, सर्वहित, राष्ट्रहित, समाज हित, इसको केंद्र में रखकर, विश्व हित इसको केंद्र में रखकर, इसको सामने रखकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यदि औपचारिक प्रशिक्षण संभव हो तो अनुवादक को चाहिए कि वह अनुवाद को एक कला के रूप में, एक विज्ञान के रूप में, एक शिल्प के रूप में और एक शास्त्र के रूप में जान ले, समझ ले, उसके मूल मर्म को समझ ले, अर्जित कर ले। टेक्निक ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने की तकनीक को जान ले, उसके लिए प्रशिक्षण और अभ्यास यह अत्यंत आवश्यक है। यदि औपचारिक रूप से विधिवत शिक्षण प्रशिक्षण अनुवाद का ले लिया जाए तो फिर उसे किसी भी प्रकार की चुनौती का, समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अनुवाद केवल सिद्धांत पढ़ लेने से, जान लेने से नहीं आ पाता, क्योंकि अनुवाद तो एक व्यवहार की कला है। अनुवाद तो व्यवहार सापेक्ष विधा है। कहा भी जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस मूल मंत्र को गांठ बांधकर अनुवादक को एक निष्ठावान अनुवादक की तरह इस मैदान में उतरना चाहिए। अनुवादक को अनुवाद के उपकरणों की समझ होनी चाहिए। टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, साधन अनुवाद के, जैसे किसी इलेक्ट्रीशियन को उसके टूल्स चाहिए होते हैं, उपकरण चाहिए होते हैं, औजार चाहिए होते हैं। जैसे किसी प्लम्बर को अपना काम करने के लिए उसके औजार चाहिए होते हैं, ऐसे अनुवादक के औजार कोश हैं, कोश विज्ञान है, कोशों के प्रकार हैं, कोशों की एक बड़ी दुनिया है जिसको हम लेक्सिकोग्राफी या कोश विज्ञान का संसार कहते हैं। वह भी उसके सामने होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी डिक्शनरी कैसे देखनी है, कोश देखने की कला में पारंगत होना चाहिए। कौन सा कोश कहाँ उपलब्ध है, ऑनलाइन डिक्शनरी कौन सी है, पारिभाषिक कोश कौन से हैं, पारिभाषिक शब्दावली कौन सी है, थेसॉरस क्या है, उसको देखने की कला क्या है। ऐसे बहुत सी शब्दावलियाँ जो CSTT, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, जिस पर 1961 से काम कर रहा है, किस किस विधा में कौन कौन सी शब्दावली उपलब्ध है, इन सारी उपलब्धियों की जानकारी उसके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर अनुवाद करने की तकनीक उसे प्राप्त होनी चाहिए। अनेक अनुवाद के ऐप्स जो आ गए उनकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। और मशीनी अनुवाद की सीमाओं और शक्तियों से भी उसे अवगत होना चाहिए, परिचित होना चाहिए, क्योंकि मशीनी अनुवाद की अपनी सीमाएं भी हैं, अपनी चुनौतियां और कठिनाइयां भी हैं। तो उनका निदान कैसे करें, इससे भी उसको अवगत होना चाहिए। नए शब्दों के आगमन से, गठन से, संरचना से, उनके प्रयोग अनुप्रयोग से, उनके निर्माण की प्रक्रिया से और इस प्रक्रिया की आवश्यकता से भी अनुवादक को अवगत होना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के नए नए शब्द हमें विश्व ज्ञान से प्राप्त होते हैं, अर्जित होते हैं। उनको संदर्भ से जोड़कर, अनुशासन से जोड़कर उनका समतुल्य पर्याय खोजना ये एक बड़ी चुनौती बन जाता है। सही सटीक पर्याय का चयन यदि अनुवादक कर लेता है तो अनुवाद की बहुत बड़ी समस्या पर वह विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये जो मैचिंग है, ये जो एप्रोप्रिएट चयन है, सिलेक्शन है, ये महत्वपूर्ण होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ छटाएं होती हैं, उनका बोध भी अनुवादक को सदा सर्वदा होना चाहिए, रखना चाहिए। शब्द ब्रह्म होते हैं और इसीलिए प्रयोक्ता या पाठक सापेक्ष वो होते ही हैं। कहाँ कौन सा अर्थ उचित होगा, किस अर्थ में शब्द को चुने, लक्ष्य भाषा के लिए क्या होगा, क्या अनुचित होगा, यानी डूज एंड डोंट्स की स्थिति, करें और न क्यों ना करें, इन सब की जानकारी भी अनुवादक को होनी चाहिए। शब्दों का संबंध देश काल से, परिस्थिति से, संदर्भ से, परिवेश से, परिकर से, वातावरण से होता है। अनुवादक को इन सब की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उनमें से
सही सटीक संदर्भ सापेक्ष अनुशासन सापेक्ष अपेक्षा अनुसार शब्द चुनना ये उसे आना चाहिए। कई बार अनुवादक अपने ज्ञान अनुवाद तथा समझ से भी कहीं और बेहतर कहीं और सटीक शब्द चुन लेता है या गढ़ लेता है या ढूंढ लेता है, तो अनुवाद ज़्यादा बेहतर जीवंत और सहज ग्राह्य बन जाता है। यह आवश्यक नहीं कि हर शब्द का अर्थ समतुल्य हमें डिक्शनरी में मिल ही जाए, कोश में मिल जाए। कभी कभी अनुभव से अभ्यास से हमें लोक जीवन से ज़्यादा कारगर ज़्यादा सार्थक शब्द भी मिल जाता है। ऐसे में कोशजीवी अनुवादक नहीं होना चाहिए। हर शब्द के लिए डिक्शनरी या ग्लॉसरी या शब्दावली देखेंगे तो कठिनाई होगी। शब्दावली में हम कह सकते हैं कि हमें मानक और निर्धारित शब्दावली में छूट लेने की गुंजाइश नहीं होती, अनुमति नहीं होती, किंतु पारिभाषिक शब्दों के मामलों में हमें उसी शब्द पर निर्भर करना पड़ता है जिसका निर्माण वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने कर दिया है। एक रूपता के लिए भी आवश्यक है और अर्थ की सार्थक संप्रेषणीयता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जो भी मानक रूप पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारित हैं, उनका सही सटीक संदर्भ सापेक्ष प्रयोग अनुप्रयोग अनिवार्य होता है, होना भी चाहिए। इसी से पारिभाषिक शब्दावली की प्रयोग धर्मिता बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। शब्दों और शब्दावली की हमारे पास कमी नहीं है, कमी है वहाँ तक पहुँचने की, निष्ठा की, उन शब्द और शब्दों के भीतर बैठे हुए अर्थ को आत्मसात करने की। इसलिए तन मन धन से, मन वचन कर्म से अनुवादक को शब्दों के चयन, अनुवाद की बोधगम्यता, नई नई शब्दावली के अर्थ को समझने और उन्हें ग्राह्यता से जोड़ने की ललक ये होनी चाहिए। अनुवादक को रचनात्मकता और सृजनात्मकता के गुणों से अवगत होना चाहिए, उसे आत्मसात करने की शक्ति होनी चाहिए। अनुवाद मक्षिका स्थाने मक्षिका जैसा नहीं होता। विषय और भाषा दोनों के साथ अनुवादक को न्याय करना होता है। इधर अनुवादक को पाठक और मूल रचना यानी रचनाकार, इन दोनों के साथ न्याय करना होता है। इसलिए वह गंभीर होना चाहिए, गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। अनुवादक को त्वरित बुद्धि संपन्न होना चाहिए, मानसिक उपस्थिति वाला होना चाहिए, पाठक के स्तर और अपेक्षा को समझने वाला होना चाहिए, मनन चिंतन करने में सक्षम और समर्थ होना चाहिए, पूर्वाग्रह या दुराग्रह से मुक्त होना चाहिए। तभी वह सुपठ्य, सहज, बोधगम्य और सार्थक अनुवाद कर सकता है। अनुवाद को व्यष्टिगत नहीं समष्टिगत बनाना चाहिए। उसके लाभ हानि केवल अनुवादक के नहीं होते, अपितु समाज, पाठक, राष्ट्र, मानव जाति सबके लिए होते हैं। युग युगांतर तक उनका अच्छा या बुरा प्रभाव दिखाई देता है। यदि अर्थ का अनर्थ कर दिया तो शताब्दियों तक वह दोष गिनवाए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। अनुवाद और अनुवादकों को अपयश भी मिलता है। इसीलिए मित्रों, यदि अनुवाद करते हुए किसी विशेषज्ञ या अधिकारी विद्वान से मिलना हो, संपर्क करना हो, चर्चा परिचर्चा करनी हो, तो अनुवादक को संकोच नहीं करना चाहिए, अहम उसके आगे नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से अनुवादक छोटा नहीं हो जाता, अपितु उसका कद, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अनुवादक को स्रोत भाषा, उसके मुहावरे, उसकी लोकोक्तियाँ, उसके विशिष्ट प्रयोग, उसकी सूक्तियाँ, उसके कथन, इन सब की भी गहन गंभीर समझ अर्जित करनी चाहिए। उसके मर्म को समझने जानने की शक्ति पैदा करनी चाहिए। इसलिए पूरी सावधानी हर तरह से उसे बरतनी चाहिए। कह सकते हैं कि अनुदित सामग्री को आद्योपांत अक्षरशः 2-3 बार पढ़ना चाहिए। मूल को पढ़े, स्रोत भाषा की सामग्री को पढ़े, फिर अनुदित सामग्री को पढ़े और मूल की गंध, मूल का आस्वाद उसमें कहीं खंडित तो नहीं हो रहा, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए। और अनुवाद प्रारंभ करने से पहले मूल रचना और सामग्री को आद्योपांत पढ़ने के बाद फिर तुलना करनी चाहिए, मिलान करना चाहिए कि किए गए अनुवाद में और मूल में कहीं कोई अंतराल तो नहीं है।
इस तरह विषय वस्तु हो या भाषा शैली हो, इन सब के प्रति अनुवादक को गंभीर दायित्व का निर्वाह करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। रचना और रचनाकार की आत्मा के विस्तार का दायित्व अनुवादक के पास होता है। कह सकते हैं कि इसी मंतव्य के साथ उसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अनुवाद एक गंभीर जिम्मेदारी की विधा है। एक इंजीनियर की तरह, एक डॉक्टर की तरह, एक राष्ट्र हित की परिकल्पना करने वाले समाज चिंतक की तरह अनुवादक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ऐसा करने से ही पाठक अनुवादक को सराहते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और ऐसा न करने पर अनुवादक को आजीवन अपयश का सामना करना पड़ता है। भाषा संरचना, भाषा के अंग, अवयव, बिंब, प्रतीक, मिथक, प्रयोग धर्मिता, इन सब से भी उसे अवगत होना चाहिए और उसके ज्ञान को अर्जित करने की एक ललक उसके मनोमस्तिष्क में रहनी चाहिए। कुल मिलाकर अनुवाद कार्य के माध्यम से अनुवाद अनुशासन की, अनुवादक समुदाय की विश्वसनीयता को बनाए रखने का अथक प्रयास अनुवादक को करना चाहिए, और यह विश्वसनीयता यदि खंडित होती है तो निश्चित रूप से उसका नुकसान, उसकी हानि समाज को, राष्ट्र को, विश्व को उठानी पड़ती है। भाषा के विराम आदि चिन्ह हों, प्रयोग अनुप्रयोग की, संक्षिप्तियों की, पदनामों की, लिप्यंतरण की, मूल भाषा के शब्दों की, संज्ञाओं की, नामों की, स्थानों के उच्चारण की सही सटीक समझ अनुवादक को अर्जित करनी होती है। उसके लिए उसे साधना करनी होती है। भाषा संस्कृति की वाहिका होती है, इसे याद रखना होता है। कह सकते हैं कि इस तरह अनुवादक से बहुत सारी शब्दों की, अर्थों की, भावों की, शैलीगत प्रयोगों की, शिल्पगत रचना धर्मिता की, सृजन धर्मी स्थितियों की, वर्ण विन्यासों की, विचारों की, शब्द विचारों की, इन सब की अपेक्षा की जाती है। और आज हम अनुवादक के रूप में यदि देखें तो कल इससे आगे अवश्य बढ़ना चाहिए। यानी अभी तक जितना ज्ञान अनुवादक के रूप में हमारे पास है, समझ है, अनुभव है, अभ्यास है, हमें उससे निरंतर आगे बढ़ते रहने की ललक रखनी चाहिए। बात चाहे अंकों की हो, संख्याओं की हो, वर्षों की हो, संबतों की हो, शीर्षकों की हो, मानों प्रतिमानों की हो, प्रतीकों की हो, पाद टिप्पणियों की हो, इन सब की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, बोधगम्यता, इसका ध्यान अनुवादक को रखना चाहिए। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।